ना वो बैंक का हम्म। जैसे हम लोग कार्ड स्वाइप करते हैं, ठीक है। यस यस। फिर मेरे से पासवर्ड जो मांगा जाता है, हम्म वो पासवर्ड पहले से सर कहीं पे रखा होगा, राइट। हम्म जैसे एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का जो, जैसे सर एसबीआई के पास बहुत सारे कस्टमर है, मिलियंस ऑफ हम्म कस्टमर होते हैं, तो सर हम्म वो सब का पासवर्ड मतलब स्टोरेज जो होता है वो सर फिजिकल स्टोरेज मेंटेनेंस करना वो पॉसिबल है क्या? नहीं देखिए, वो फिर भी तो सर उसके लिए तो फिर ये एसबीआई जैसे करती है ओसीआई, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मतलब ओरेकल की जो वो होती है स्टोरेज सर्विस, वो उसकी लेती है और कस्टमर के लिए यूज करती है। हम्म। तो सर इसमें तो फिर क्लाउड आ गया ना। नहीं देखिए, इसके अंदर जो हम यूज कर रहे हैं, पासवर्ड की बात की, जो पर्टिकुलर या हम बोल सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रह रही है, हम्म, इनक्रिप्टेड फॉर्म में रही है। मेरा यहाँ पे जो आपको बताना था कि जो हम M2M की बात कर रहे हैं, उसमें हम मशीन को मशीन के साथ इंटरेक्ट करवा रहे हैं और उसके हिसाब से हम कोई भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। जो आपने अभी डेटाबेस की से रिलेवेंट कोई बात की है, क्लाउड सर्विसेज की बात की है, वो इसके अंदर वो केवल और केवल उसके खुद के इंटरनेट उसके लिए ही है, वो केवल और केवल बैंकिंग के लिए। अब आप उसको चाहो कि नहीं मैं इस सर्विस को किसी दूसरी जगह इम्प्लीमेंट करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। मेरा जो आपको बताने का था, वहां पे भी हम यूज करेंगे, लेकिन हम उसको किसी दूसरी एप्लीकेशन के लिए, किसी दूसरी टास्क के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर भी बात की थी। आपने जो भी सेटअप तैयार कर रखा है फॉर द पर्पज ऑफ बैंकिंग, फॉर द पर्पज ऑफ, अगर मैं दूसरा एक एरिया की बात करूं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, उसकी सारी एप्लीकेशन केवल और केवल उस डेडिकेटेड टास्क के लिए ही यूज की जाएगी, ठीक है। तो आपने जैसे अभी आपने बोला कि वी नीड सम क्लाउड सर्विसेज फॉर द बैंकिंग पर्पस, लेकिन उस सर्विसेज को आप यूज कर रहे हो केवल और केवल बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको और किसी दूसरी एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते। मेरा केवल और केवल ऑब्जेक्टिव ये था कि इफ वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट M2M एंड IoT, तो वहाँ हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं M2M में, वो किसी दूसरे नेटवर्क के लिए, किसी दूसरे टास्क के लिए, किसी दूसरे ऑपरेशन के लिए यूज नहीं की जा सकती है। वो केवल और केवल अगर उसी एप्लीकेशन में काम आएगी। अगर मैं IoT बेस्ड सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वहां पर एक ही, जैसे कि हमने पिछली बार भी बात की थी क्लास में, कि मैं मोबाइल को यूज करते हुए, यानी कि स्मार्टफोन को यूज करते हुए अलग अलग एरियाज के चीजों को या एप्लीकेशंस को या थिंग्स को या ऑब्जेक्ट्स को या सेंसर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, जो कि M2M में पॉसिबल नहीं है। और स्पेशली हम जो M2M यूज करते हैं, वो IIoT के लिए या इंडस्ट्री 4.0 के लिए यूज करते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाती है और केवल एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम परफॉर्म करने के लिए काम में लेते हैं। तो आप अगर यहाँ पे क्लाउड यूज कर रहे हो, तो क्योंकि हमने बोला ना कि हम M2M के अंदर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन भी यूज कर रहे हैं और M2M के अंदर हम वायरलेस कम्युनिकेशन भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी वाईफाई भी यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जब हम बात करेंगे, तो वो केवल और केवल यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम इंटरनेट को यूज करें। देर इज नॉट कंपल्सरी दैट वी विल यूज द इंटरनेट इन M2M, लेकिन IoT के अंदर ये कंपल्सरी है, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से वो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। वी कैन यूज द हम्म, क्लाउड इन M2M, बट दिस क्लाउड नेट कैन नॉट बी यूज फॉर द अदर एप्लीकेशन और अदर ऑपरेशन। हेलो, यस सर। ठीक है। तो हम अगर हमको इफ वी नीड कि हमारे को स्टोरेज के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो वी कैन यूज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वी कैन यूज द एक्सटर्नल रिसोर्सेज फॉर द डेटा स्टोरिंग पर्पज। लेकिन उस डेटा को वो केवल और केवल बैंकिंग के लिए यूज करेंगे। अगर मैंने इनको लगा कि नहीं, हमको वो डेटा जो चाहिए या यूजर से या जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा है या ह्यूज अमाउंट में, या हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे करते भी हैं। आप देखे होंगे कि अगर बैंकिंग की ही फिर बात कर लेते हैं, तो बहुत सारे कुछ स्मॉल बैंक्स हैं जो स्टेट लेवल के बैंक्स हैं, तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो वो शेयरिंग पे जा रहे हैं। वो आप देखे होंगे कि उनका एटीएम की फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन वो एटीएम किसी दूसरी जो नेशनलाइज बैंक है उनके साथ उन्होंने अपना अटैचमेंट कर रखा है, तो वहां से वो उन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, क्योंकि दे डोंट हैव द रिसोर्सेज फॉर दैट। तो उन्होंने अपनी सारी चीजें उनको दे रखी है, लेकिन क्योंकि उनको ये देख रहा है कि जो करंट में कस्टमर्स है उनको भी वही फैसिलिटी दी जाए जो नेशनलाइज बैंक दे रहे हैं, तो वहां उन्होंने उन चीजों को अडोप्ट, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो चीजें और दूसरी जगह इम्प्लीमेंट की जा रही है। सो
In this lecture, we will discuss the difference between the IoT and M2M. Most probably, this question will become in your university exam as well as in your midterm कि differentiate the IoT and M2M. तो यहाँ पर हम इन 2-3 टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं. जैसा 1-2 टॉपिक्स पे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि जब हम बात करते हैं M2M की, तो वो केवल और केवल एक डेडिकेटेड पाथ के लिए या डेडिकेटेड एप्लीकेशन के लिए यूज की जा रही है. इसके अंदर हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को भी यूज कर सकते हैं, वायरलेस को भी यूज कर सकते हैं. हमने बताया था कि अगर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हम यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा क्योंकि वो वायर्ड है. या वायर्ड की बात की जाती है तो उसको मतलब वहाँ पे नॉइस का या एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट से जो अनवांटेड सिग्नल आ रहा है वो उसको रिमूव किया जा सकता है, वो रिमूव होता है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है वो हमारे लिए मोर रिलायबल है, बट ये एक्सपेंसिव है. इसके बाद एक हमने बात यूज की जाती है कि जो M2M है वो लीनियर वैल्यू चेन है. लीनियर वैल्यू चेन का मतलब है कि जैसे हम केवल और केवल, जैसा अभी एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं IoT के अंदर एक मेरा हैंडसेट यूज करता हूँ, स्मार्ट हैंडसेट यूज करता हूँ और उससे मैं अलग अलग एप्लीकेशंस को परफॉर्म कर सकता हूँ. मैं एग्रीकल्चर सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ, उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, उसको मॉनिटर कर सकता हूँ, हेल्थ मैनेजमेंट से रिलेवेंट चीज़ों को देख सकता हूँ. ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में मेरी जो भी कार या बाइक है जिसको मैंने उस सेंसर के साथ कनेक्ट कर रखा है, वहाँ से उसकी स्टेटस या रियल टाइम पे उसकी वैल्यू को चेक कर सकता हूँ कि क्या इंजन की क्या स्टेटस है या बाइक का कितना फ्यूल, टैंक में कितना फ्यूल है. ये सारी चीज़ें हम एक ही स्मार्टफोन पर अलर्ट या नोटिफिकेशन हमको मिल रहा है. जबकि अगर जब हम बात करेंगे M2M के अंदर ये चीजें पॉसिबल नहीं है. तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो स्केलेबल की बात की जाती है कि कौन हमारे पास स्केलेबल है, तो हम बोलते हैं कि जो वैल्यू, स्केलेबल का मतलब है ज्यादा वैल्यू किसको दी जाएगी, तो हम बोलेंगे कि IoT इज द मोर स्केलेबल एज कम्पेयर टू M2M, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जो लिमिटेड रिसोर्सेज की जो हम यूज करेंगे टेक्नोलॉजी वो किस तरीके से होगी. हेलो. यस सर. आप लेफ्ट हुए Yes, थे, sir. स्क्रीन नहीं दिख रही आपको. एक सेकेंड. अब दिख रही है स्क्रीन? हाँ हेलो. सर, लोड हो रही है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है कि जो इंटरनेट की सर नहीं दिख रही रिक्वायरमेंट. सर अभी. कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, वैसे सुन लीजिए एक बार. ओके सर. ओके. सो एक हमारे पास और कंपैरिजन में आता है कि इंटरनेट की रिक्वायरमेंट किस में रहेगी. तो अभी हमने बात की थी कि जो हमारे पास M2M है वहां पर जरूरी नहीं है या कंपलसरी नहीं है कि वहां पे इंटरनेट ही हो, लेकिन IoT के अंदर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है. यहाँ पे उसका खुद का एक डेडिकेटेड नेटवर्क हो सकता है जिसको, या मैं बोल सकता हूँ इंट्रानेट हो सकता है, जहां पर वो केवल और केवल एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए हम काम में ले रहे हैं. दूसरा हमारे पास जो ऐसा भी बोला जा सकता है कि इट विल बी यूज फॉर द एड्रेस एवरी नीड्स ऑफ ह्यूमन. अगर IoT की बात की जाएगी तो ऐसे इसकी जो फंक्शनिंग है, इसका जो काम करने का तरीका है या इसकी जो प्रोफाइल है IoT से रिलेटेड एप्लीकेशन की, तो उसमें बोला जाता है कि इट इज यूज टू एड्रेस एवरी डे नीड्स ऑफ ह्यूमन. मीन्स वी कैन डेवलप, वी कैन डिजाइन, वी कैन सेटअप every time of IoT based system for the execution and performing the specific task of the people. कि अगर हमको कोई भी टास्क दी जाती है और उसको उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम IoT बेस्ड सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं. यहाँ लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे मॉनिटरिंग करने का एक या दो या मोर देन हम डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरियाज के लिए, एक लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए. इसके साथ ही हमारे पास आता है कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कितना है. तो अगर हम बात करें जब M2M की, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन लिमिटेड है, जबकि हम IoT की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मतलब देखिए, इन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का मतलब होता है, हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, इंटीग्रेशन मींस वी आर कंबाइनिंग, वी आर कनेक्टिंग, वी आर इंटरफेसिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेशन? वी वांट टू रिड्यूस द साइज ऑफ द सिस्टम एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ इट. तो यहाँ जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज को, कि हमारे पास इंटरनेट एक ऐसी चीज है जहां पर हम बहुत सारे लोगों को एक क्लब, एक जगह ला सकते हैं, जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया है कि जो M2M है वहां पर जरूरी नहीं है कि यू यूज द इंटरनेट
लेकिन IoT में आपने बोला है कि यू यूज या यू मस्ट बी यूज ए इंटरनेट कनेक्टिविटी विद द ऑल द कंपोनेंट। जब आपने बोला कि इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर लार्ज अमाउंट में या लार्ज नंबर्स के अंदर हम कंपोनेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। तो इंटीग्रेशन कैन बी मोर फिजिबल इफ वी आर यूजिंग द IoT। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब है कि किसी टास्क के लिए मेरे को बहुत सारे कंपोनेंट चाहिए थे, उनको कैसे आपस में जोड़ना है, कैसे उनको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन जब आती है बात, तो अभी आप जैसे इस कॉलेज की बात करें, AIT के अंदर आपको इंटीग्रेटेड किया हुआ है, आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि आपको इंटीग्रेट किया गया है। और आप किस किस जो ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमको इंजीनियरिंग करनी है या इंजीनियर बनना है, तो इसके लिए उस टास्क को आपके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो फर्स्ट we will need the integrations, means we want to combine all the different components on a single platform, और उसके बाद हम टास्क को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ जो कॉलेज हो गया वो आपके लिए एक इंटीग्रेशन पॉइंट हो गया, जहां पर आप सभी को एक जगह क्लब किया जा रहा है, एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, एक जगह आपको कलेक्टिव मैनर में फैसिलिटी या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो चीजें हमारे पास IoT के अंदर पॉसिबल है। इसके अंदर APIs को सपोर्ट किया जाता है, यानी कि एप्लीकेशन जो आप लोग बार में हम वर्ड भी यूज करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या प्रोग्राम इंटरफेस, जो API है वो IoT के अंदर इम्प्लीमेंट की जा सकती है या सपोर्टेड है IoT के अंदर, जबकि ये M2M में नहीं है। तो बेसिकली इफ आई एम गोइंग टू डिफाइन एंड डिफरेंशिएट विद द IoT टू our M2M, so we can say that the M2M is a simple platform in which we are communicating the different component on a single platform. लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा वो मशीन टू मशीन होगा, और यहाँ पे एक लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। और अगर मैं और इसको और ज़्यादा कंपेयर करता हूँ IoT के साथ, तो यहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि IoT के अंदर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। इससे रिलेटेड और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप मेरे से अभी। हेलो, स्क्रीन दिख रही है ना बच्चों आपको? नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रही? नो सर, लोड नहीं हो पा रही वो काफी टाइम से। अब नो सर। नो सर, एक सेकंड रुकिए, दोबारा देखते हैं। सर अब दिख रही है, अब दिख गई सर, दिख गई। ओके ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास SDN। जब हम SDN की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, फुल फॉर्म ऑफ द SDN इज द सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। ठीक है, और उसी के बाद एक टॉपिक और है आपके, जिसको NFV के रूप में हम बात करेंगे। तो दोनों चीजें, जो SDN की बात की जा रही है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की बात की जा रही है, या हम बात कर रहे हैं NFV, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, दोनों नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन के लिए काम में आते हैं। नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन का जब भी वर्ड यूज किया जाता है एब्स्ट्रैक्शन, मैंने एक पेपर भी आप लोगों को दिया, जिसमें हम जब भी कोई जर्नल या पेपर डिजाइन करते हैं या पब्लिश कराना चाहते हैं, तो उसकी एक समरी बनाते हैं स्टार्टिंग में विद इन 4 और 5 लाइन में। ठीक है, जब जो हमारे पास टोपोलॉजी है कि आप अगर IEEE के फॉर्मेट में आप अपना पेपर डिजाइन करेंगे, तो आपको सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन, टाइटल, और टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्शन देना होगा। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन, इसका मतलब है कि हम किस तरह से हमारे नेटवर्क को कस्टमाइज करें। अभी देखिए, हम अगर टॉप लेवल से सिलेबस को देखते हुए आ रहे हैं, तो देखते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन IoT का मिला, फिर उसके अंदर कौन कौन से OS हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर उसका आर्किटेक्चर कैसे आ रहा है, ये सब हमने IoT के अंदर, यानी IoT को स्टैब्लिश करना हमको आ गया। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि जो जिस तरह से उसको रिमोटली हम डेटा को सेंड आउट करेंगे, यानी कि वी आर यूजिंग द सम नेटवर्क टूल्स इन द फॉर्म ऑफ स्विच, इन द फॉर्म ऑफ राउटर्स, इन द फॉर्म ऑफ फायरवॉल। इन सबको किस तरह से यूज करेंगे, DNS को किस तरह से यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे जो 4th यूनिट है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट आपका दिया हुआ है कि आप उस नेटवर्क को कैसे यूज करेंगे, और उस नेटवर्क को कैसे यूज करते हुए आप उसको कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज का मतलब है आप उसका किस तरह से एब्स्ट्रैक्शन करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हुआ कि कम से कम टाइम में कम से कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप अपने सिग्नल को, आप अपने पैकेट को, आप अपनी डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन कैसे भेजेंगे। अगर ये आपको पता चले जाएगा, तो हम एक तरीके से बात करेंगे SDN की, और हम बात कर रहे हैं हमारे नेटवर्क
जो फंक्शन वर्चुअलाइजेशन इन दोनों की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जैसे पता ही चल रहा है नाम से कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है। सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ है कि यानी ये वी आर मेकिंग सम प्रोग्राम, वी आर मेकिंग सम कोड। उस प्रोग्राम या उस कोड को यूज करते हुए हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? नेटवर्क को डिफाइन कर रहे हैं। नेटवर्क को डिफाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इंफॉर्मेशन हमको पास ऑन करनी है तो वो उसको किस तरह से पास किया जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। ये स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? हाँ सर, वो पीपीटी ओपन नहीं हुई है। पीपीटी पीपी ओपन नहीं हुई है? नहीं सर, फोल्डर दिख रहा है आपको बस। क्या वो क्या रहा है? अब नो सर, सेम ही है। सर वो शेयर करने के ऑप्शन में कुछ चेंज करना पड़ेगा सर। शेयर टू डेस्कटॉप ऐसे कुछ होता है ना सर, उसके अलावा चूज करना पड़ेगा। हाँ, अब हो गई हाँ है। सर, वो ओपन ठीक सर। है। क्या ये नेटवर्क का इशू चल रहा है या तो मैंने मेरे मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है? हाँ ठीक है। सो हाँ सर, नेटवर्क का इशू ही है। software defined networking means we are using some program, and according to program we give the route या we provide the route of our data। देखो हमने बोला है या हमको मालूम भी है कि हमने फ्रेम के रूप में हम डेटा को भेजते हैं, यानी कि पैकेट्स के रूप में हम डेटा को भेजते हैं। और उनको डेटा को भेजने के लिए जो हमारे पास टूल यूज किया जाता है, जो कंपोनेंट हम यूज करते हैं, नेटवर्किंग टूल जो हम यूज करते हैं, वो हमारे पास है स्विचेस, वो हमारे पास है राउटर्स, या वो हमारे पास है डीएनएस। इनको यूज करते हुए हम हमारे डेटा को पास कर रहे हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। अब देखिए, जब हमको ट्रेडिशनल नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं जिनमें हम इन्हीं टूल्स को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम जो पैकेट्स यूज करते हैं उसके अंदर दो प्लेन यूज करते हैं। एक हमारे पास होता है कंट्रोल प्लेन और एक होता है हमारे पास डेटा प्लेन। ठीक है, इसको इस तरीके से समझें कि हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जिसको हमको पास ऑन करना है, और वो सभी के सभी पैकेट्स के रूप में है। उन पैकेट्स को हमने पास किया, पास करने के बाद हमने उनको स्विचेस में भेजा है, स्विचेस के थ्रू भेजा जा रहा है या उनके थ्रू उनकी राउटिंग की जा रही है, राउटर्स को यूज किया जा रहा है, डीएनएस को यूज किया जा रहा है। और इन सभी चीजों के अंदर हमने दो चीजें यूज की है, या मैं इनको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। एक हमारे पास है जिसको बोला जाता है कंट्रोल प्लेन, और दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन ये चेक करता है कि जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो सही तरीके से मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात आती है जो हम एसडीएन के अंदर यूज करते हैं, कि कंट्रोल प्लेन राउटिंग डिसीजन लेता है कि किस सिग्नल को किस तरह से आगे पास ऑन करना है, और दूसरा है डेटा प्लेन जिसके अंदर हमारे को इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन, अगर हमारे पास जो डेटा है वो केवल एक मिनिमम अमाउंट में है तब तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में हम डेटा भेज रहे हैं और जो नेटवर्क डिस्टेंस है, यानी कि जो रिसोर्सेज और क्लाइंट की बात की जा रही है उनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर हमको टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा चीज है कि हमको ये बार बार में ये भी देखना होगा कि कौन सा सिग्नल किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किस तरह से वो उसको पास किया जाएगा। और अगर आगे हमको कोई ब्लॉकेज मिल रहा है, यानी कि हमको लगता है कि ट्रैफिक जैम से रिलेवेंट कोई इशू आ गया, क्योंकि हमने मान लिया कि मैं यहाँ पर ABCD 4 हमारे पास स्विचेस यूज कर रहा हूँ और उसके थ्रू रिसोर्स से डेटा क्लाइंट को पास किया जा रहा है। एज्यूम कर लीजिए आप भी कि वी हैव द 4 ABCD, ये 4 हमारे पास नोड्स हैं, ये 4 हमारे पास स्विचेस है या राउटर है, हम इनको यूज कर रहे हैं। और ये हमारे पास एक पाथ है कि A से B में जाएंगे, B से C में जाएंगे, C से D में जाएंगे। लेकिन अभी ट्रेडिशनल जो मैं जो पहले की बात कर रहा हूँ कि जो हम टोपोलॉजी हम यूज करते थे फॉर द डेटा कम्युनिकेशन, या जो मोबाइल किसी भी कम्युनिकेशन की हम बात करें, तो यहाँ पर पहले A से डेटा जाएगा B में, B से जाएगा C में, C से जाएगा D में। अगर हमको लगता है कि D जो A को ये नहीं पता कि C पे जो स्टेटस है, करंट स्टेटस है वो क्या है, या उसको ये पता नहीं है कि जो डी का जो राउटर या स्विच हम जो यूज कर रहे हैं वहां पर डी का जो हम यूज कर रहे हैं स्विच वो किस तरह से वर्क कर रहा है, या उसका स्टेटस जैम तो नहीं है, या वहां कोई इश्यू तो नहीं आ गया, या वहां कोई एरर तो नहीं आया। ये बात किसको नहीं पता? ए को नहीं पता। लेकिन अगर हम सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग सिस्टम रखेंगे, सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग सिस्टम का मतलब हुआ कि ए के स्टेटस को, बी के स्टेटस को, सी के स्टेटस को, डी के स्टेटस को, इन चारों के स्टेटस को एक सबसे पहले ए की जगह कंट्रोल किया जा रहा है और ये चेक किया जा रहा है कि वाकई ए, बी, सी और डी चारों राउटर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ए और बी और सी तो बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा राउटर डी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वी कैन चेंज और वी कैन मॉडिफाई द पाथ
जो हमारा जो डेटा का पाथ है, जो जिसके थ्रू हम सिग्नलिंग कर रहे हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो मेरा जो कहने का सिंगल वर्ड में मीनिंग है कि हम यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग की जा रही है, सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग, जबकि डेटा सबको दिया जा रहा है। डेटा हम ए से बी, बी से सी, सी से डी भेज रहे हैं, लेकिन उनकी कंट्रोलिंग, उन नोड्स की कंट्रोलिंग, उन राउटर्स की या स्विच की कंट्रोलिंग एक सेंट्रलाइज से है, जहां से चेकआउट किया जाता है कि किस तरीके से जो सिग्नल है उसको मॉडिफाई किया जाए या शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट किया जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि software defined networking is the networking architecture that separate the control plane from the data plane and centralize the network controller। तो यहाँ पे सबसे important लाइन जो यही आ रही है कि it is used to decoupling। decoupling का मतलब separate out कर रहा है, किसको separate out कर रहा है? कंट्रोल प्लेन को एंड डेटा प्लेन को। कंट्रोल प्लेन को इसने फिर आगे जाके क्या बोला? सेंट्रलाइज द नेटवर्क कंट्रोलर। सेंट्रलाइज का मतलब जितने भी स्विचेस हम यूज करेंगे उस डेटा कम्युनिकेशन के लिए, जितने भी हम राउटर्स हम यूज करेंगे डेटा ट्रांसमिशन के लिए, उन सभी का कंट्रोल एक जगह पर रहेगा और वहीं से उनके स्टेटस को चेकआउट किया जाएगा। इफ वी फाइंड आउट द सम इशू एट द पर्टिकुलर राउटर, वी कैन चेंज द पाथ ऑफ द डेटा प्लेन। तो जो डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई है कि आप लोगों को? What is the exact meaning of SDN? It's a programmable thing which is used to provide the centralized controlling to our data plane। कि जहां जहां हमने राउटर्स को यूज किया या नेटवर्क टूल्स को यूज किया है, उनके जो कंट्रोलिंग है उनको एक जगह रख दिया है और फिर उसके बाद डेटा को पास ऑन किया जा रहा है। अगर हमको लगता है, अब इसमें ये देखिए, ये भी देखा जाता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, जो नोड्स हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, या जो हमारे स्विचेस हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो एसडीएन को हम 3 लेयर्स के अंदर या 3 प्लेन के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला तो हमारे पास डेटा प्लेन होगा जिसको हम प्रोग्रामिंग करेंगे नेटवर्क के थ्रू। दूसरा हमारे पास कंट्रोल प्लेन होगा जो राउटिंग के लिए पर्पज से काम आएगा और सभी स्विचेस को या सभी जितने भी राउटर्स हम यूज कर रहे हैं या डीएनएस हम यूज कर रहे हैं उनको कंट्रोल करेगा कंट्रोल प्लेन। और मैनेजमेंट प्लेन है जो कि नोटिफिकेशन देगा, नोटिफिकेशन कि जैसे कौन सा नोड किस तरह से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी करंट स्टेटस क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमको पता चल जाएगा। तो बेसिकली if I am going to define the what is the SDN, so we can say that the SDN is the programmable technology for the data abstraction or for the network abstraction, जिसके थ्रू हमने डेटा प्लेन को और जो हमारे पास कंट्रोल प्लेन उन दोनों को सेपरेट आउट कर दिया है और यहाँ हम इजीएस्ट वे में डेटा को फास्टली प्रोसेस करा सकते हैं, उसको कम्युनिकेट करा सकते हैं, उसको सेंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम देख रहे हैं हम। इस डायग्राम के अंदर हमको वो 3 लेयर्स पता चल रही है। एक एप्लीकेशन लेयर पता चल रही है जो बिजनेस एप्लीकेशन के रूप में हम यूज कर रहे हैं, जो टॉप लेवल है। अभी देखिए ये हमारे पास इसके आर्किटेक्चर को जब बात करें कि एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ एसडीएन, तो वी कैन यूज द 3 लेयर डायग्राम। एप्लीकेशन लेयर जहाँ पे हमको उस नेटवर्क से रिलेवेंट कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है या एक्सेस करना है, तो उस डेटा के लिए हमने नेटवर्क एप्लीकेशन ली है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंट्रोल लेयर के रूप में हम इसको यूज करते हैं। और यहाँ हम जो भी डेटा हम प्रोसेस करा रहे हैं उसके लिए जो भी हम स्विचेस यूज कर रहे हैं उन स्विचेस को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, किस स्विच के थ्रू या किस राउटर के थ्रू राउटिंग की जाएगी या किस तरह से उसका डिसीजन लिया जाएगा, ये सब पार्ट जो हमारा होगा वो कंट्रोल लेयर के लिए होगा। और यहाँ हम नेटवर्क डिवाइसेस की बात करें जिसको हम बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। तो अगर हम इसके आर्किटेक्चर को या एसडीएन के आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो वी हैव द 3 लेयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, दूसरा हमारे पास कंट्रोल लेयर और तीसरा हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर को बुक्स के अंदर बताया हुआ है, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, किसी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए उस डेटा को या उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर रहे हैं या उसको एक्सेस कर रहे हैं। जब हम कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं तो कौन सा स्विच हम यूज करेंगे, उस स्विच की क्या स्टेटस है, ये सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंट्रोल लेयर के ऊपर होगा। और कौन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हम हार्डवेयर को यूज करेंगे वो हार्डवेयर किस तरीके का होगा, ये सारा चीजें जो होगा दैट इज द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर इन एसडीएन यूजेस सिंपल पैकेट फॉरवर्डिंग हार्डवेयर एज अपोज टू स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर इन कन्वीनियंट नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पे एक जो वर्ड जो यूज किया जा रहा है
वो ये है कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड यूज करें या जनरलाइज्ड यूज कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मैंने एक यहाँ पे डेडिकेटेड लिया कि मैं सिस्को स्विच यूज कर रहा हूँ, सिस्को का ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो ये कि मेरे पास लिमिटेशंस हो गई। लेकिन मैं किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर यूज करूँ, मैं किसी भी तरीके का हार्डवेयर यूज करूँ, दिस इज नॉट फॉर माई लिमिटेशन, तो मैं बोल सकता हूँ कि एसडीएन इज द टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड्स द उसको हम बोल सकते हैं कि वी कैन यूज द जनरल पर्पस सिस्टम फॉर द नेटवर्किंग पर्पस। जरूरी नहीं है कि मैं सिस्को का ही स्विच यूज करूं, फिर सिस्को का ही मैं सॉफ्टवेयर यूज करूं। मैं किसी भी तरीके का स्विच यूज कर सकता हूं, उसके लिए किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूं, क्योंकि एसडीएन जो है, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर बेस्ड हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास की एलिमेंट है जो हम यूज कर रहे हैं एसडीएन के अंदर। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग कंट्रोलर, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो नेटवर्क के अंदर एसडीएन की जब बात की जाएंगी तो इसका एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर होगा, जहां पर जितने भी स्विच यूज कर रहे हैं, जितने भी नेटवर्क टूल्स हम यूज कर रहे हैं, उन सभी को एक ही जगह से, एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच इज यूज बाय द एसडीएन। दूसरा प्रोग्रामेबल ओपन एपीआई। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला है कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है, या सॉफ्टवेयर डिफाइंड का मतलब है कि यहाँ पर हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल का मतलब वी कैन प्रोवाइड द सम कोड, और उस कोड के अकॉर्डिंग हम उसके आर्किटेक्चर को मॉडिफाई कर रहे हैं, उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ एसडीएन आर्किटेक्चर सपोर्ट प्रोग्रामेबल ओपन एपीआई फॉर द इंटरफेस बिटवीन द एसडीएन एप्लीकेशन एंड द कंट्रोल लेयर्स। उसके बाद हमारे पास है स्टैंडर्ड ओपन communication interface. SDN architecture uses a standard communication interface between the control and infrastructure layer. So ये चीज आपको क्लियर है क्या? हेलो अमन, हेलो। Yes, sir. Clear है. So if I am going to good. Yes, sir. ठीक है, तो if we are going to summarize what is the SDN, तो we can say that the SDN is the software defined networking, and the purpose of SDN, ये हम बोल सकते हैं कि it is a new technology for the networking purpose। और सिंगल वर्ड में इसका काम क्या है कि किसी भी तरीके से कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि किस नोड्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से पता चल जाता है या चल सकता है, जैसे हम गूगल मैप को यूज कर रहे हैं कि मैं ये वैसे इससे रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि नेटवर्क जो है हम यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन पर्पज से, तो वहां पर जैमिंग का कौन कौन सा पार्ट है। तो आप देखते होंगे कि जो गूगल मैप है उसके अंदर रेड कलर के अंदर पता चल जाता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम की पॉसिबिलिटी है, तो यू चेंज योर डायरेक्शन, या तो आप उसका कोई दूसरा पाथ फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये फैसिलिटी जो है वो उसी तरीके से है जो हम इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, कि हम बोल सकते हैं कि अगर हमको कोई डेटा पास ऑन करना है फ्रॉम रिसोर्सेज टू क्लाइंट, तो वी हैव द ऑप्शंस, वी कैन यूज द प्रोग्रामेबल थिंग्स, और वो प्रोग्रामेबल एसडीएन को हम यूज करेंगे या सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग को यूज करेंगे, जिससे मिनिमम टाइम में या मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम डेटा को ट्रांसमिट कर पाए। जो टोपोलॉजी यूज की जाएगी, जो आर्किटेक्चर यूज किया जाएगा, वो एप्लीकेशन इंफ्रा और कंट्रोलिंग लेयर के ऊपर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर वो केवल और केवल ये है कि यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग रखी जा रही है। तो यहाँ जितने भी, जैसे सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल रूम या बोला जाता है, जहाँ पर जितने भी फंक्शंस है, जितने भी नोड्स हम यूज कर रहे हैं या जितने भी हम स्विचेस यूज कर रहे हैं, उनका स्टेटस एक ही जगह पर है। और अगर सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग होगी तो हम सभी चीजों के फीडबैक को एक्सेस कर सकते हैं और हमको पता भी चल सकता है एक सिंगल क्लिक के अंदर की क्या प्रॉब्लम किस जगह पर आ रही है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे को एसडीएन में मिलती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है जिसको भी अभी हम साथ के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। ये दिख रहा है आपको एनएफवी स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? हेलो, नो सर, अभी देखिए दिख रही है क्या? हेलो, नो सर, सर एसडीएन की अभी दिख रही है। एक सेकंड,
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन को इस तरीके से देखें कि कोई आपने एक पूरा एक सेटअप कर रखा है। इसको पहले अगर स्लाइड नहीं दिख रही है तो भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि नेटवर्क फंक्शन virtualization is the another way in which we are doing the network abstraction, लेकिन ये थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है एसडीएन से। इसमें क्या होगा कि जैसे आपने एक सेटअप स्टार्ट किया कि आई नीड टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, for that you need some routers, you need some switches, you need some DNS। अब आप डिफरेंट तरीके के डेटा को या डिफरेंट पैकेट्स को आप ट्रांसफर कर रहे हैं। उन पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए आपको हो सकता है कि किसी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए आपको नंबर ऑफ स्विचेस की रिक्वायरमेंट हो, कुछ डेटा को ट्रांसफर करने के लिए केवल आपको कुछ ही स्विचेस की रिक्वायरमेंट हो, किसी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए आपको डीएनएस की रिक्वायरमेंट ही नहीं हो, लेकिन फिर भी वो एक पूरे सेटअप के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ ये है कि एनएफवी जो है, जिसको हम नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट हमको नीडेड है फॉर द डेटा ट्रांसमिशन पर्पस, और जो नहीं है, जिनकी जरूरत या जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको आप रिमूव कर देंगे, उनको हटा देंगे। तो जब मैं एनएफवी की बात करता हूँ, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन की, तो इसमें तीन चीजों के ऊपर बात की जाती है। एक तो सॉफ्टवेयर की बात की जाती है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे, किस तरह से सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्चुअलाइजेशन कैसे करेंगे, और एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट है ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है कि अपने आप मैं आपको बोलूं कि आपको ये काम करना है, और आप उसके बाद मेरे को आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैंने असाइनमेंट दिया है कि यू हैव टू मेक द असाइनमेंट ऑफ यूनिट 4। अब आप मेरे से कुछ क्वेश्चंस भी नहीं मांगे, आपने खुद ही 4 क्वेश्चंस अपने इस यूनिट में से लिए, उनके क्वेश्चन किए और उनका सॉल्यूशन भी मुझको दे दिया। तो इसको बोला जाता है कि ऑटोमेटिकली आपने अपने आप को प्रोग्राम कर दिया, ठीक है, मेरे को इस टास्क को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। दैट इज द अनदर पार्ट विच इज यूज्ड इन द नेटवर्किंग पर्पस, कि अगर मैंने किसी डेटा को भेजा, मैंने उसको ट्रांसमिट कर दिया, और आई एम जस्ट गिविंग द एड्रेस ऑफ द क्लाइंट, और वो अपने आप ही उस जगह पर जा रहा है और उसको पता है कि मेरे को यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, और ऐसे करते हुए उसने उस टोपोलॉजी को, उस कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हुए वो क्लाइंट एक्सेस कर लेता है। तो इसको बोला जाता है ऑर्केस्ट्रेशन। दैट इज अनदर एडवांटेज या अनदर पॉइंट विच इज यूज इन द व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनएफवी, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, जो कि एक नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन के अंदर काम में आता है। और इसमें अभी अगर इसको सिंगल वर्ड में हम बताएं तो हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन का मतलब है कि हमारे को कौन से डेटा को ट्रांसफर करना है और उसके लिए कितने कौन से लिमिटेड रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको इस तरह से देखें कि अगर हमको कोई भी जैसे कोई भी जगह डेटा ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ही यही हो गया कि मिनिमम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए मिनिमम टाइम के अंदर हम हमारे डेटा को कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए जो टेक्निक हम करंट में नेटवर्किंग के रूप में यूज कर रहे हैं, उसका नाम है नेटवर्क फंक्शनिंग वर्चुअलाइजेशन। और इसके अंदर हम 3 टॉपिक्स को या 3 क्राइटेरिया को हम कोशिश करते हैं कि उनको फॉलो करें। पहला है कि सॉफ्टवेयर, ठीक है, दूसरा है वर्चुअलाइजेशन, और तीसरा हमारे पास है ऑर्केस्ट्रेशन। जो वर्चुअलाइजेशन की बात आ रही है, वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि कौन कौन से कंपोनेंट को हमने रखा, कौन कौन से कंपोनेंट को ऑटोमेटिकली हमने हटा दिया। तो अगर कोई भी टास्क, जैसे अभी आपको कोई मैंने बोलता है कि मैंने कोई आपको एक लेंथी मैथमेटिकल कैलकुलेशन दी, तो भी आपके ब्रेन ने मना नहीं किया कि मैं नहीं करूंगा, और एक मैंने बिल्कुल सिंपल सा बोला कि 2+2। तो ये दोनों में के अंदर आपको किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी। तो यहाँ अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट में डेटा है और एक हमारे पास वेरी स्मॉल डेटा है जिसको हमको ट्रांसमिट करना है, तो इसमें कब, तो जब स्मॉल वर्क या स्मॉल डेटा को ट्रांसमिट करना है या बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पैकेट्स है हमारे पास, उनको ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वी नीड स्मॉल या वेरी फ्यू नंबर्स ऑफ वी कैन से दैट द स्विचेस एंड द राउटर्स। अगर मेरे को लार्ज अमाउंट में डेटा ट्रांसफर करना है, डिस्टेंस भी हमारे पास ज्यादा है, तो वी नीड सम मोर स्विचेस एंड द राउटर एंड डीएनएस। तो कब हमको ज्यादा स्विचेस को यूज करना है, कब कम करना है, ये तय करते हैं एनएफवी के अंदर। यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन जो वर्ड यूज किया जा रहा है, उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि इनका जो फंक्शन है कि एक इस तरह से हार्डवेयर को प्रोग्राम के थ्रू सेट करना या सिंक्रोनाइज